अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम जो हमारा लेक्चर है वो है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ द पेशेंट के मुताबिक कि हम प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में पेशेंट के साथ क्या क्या करते हैं, मतलब क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं और क्या क्या तैयारी करते हैं जो कि हमारे प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ एनेस्थीसिया में आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वाई डू वी हैव द एनेस्थीसिया प्री ऑपरेटिव एवल्यूएशन, मतलब हम करते क्यों है, रीज़न क्या है, कौन कौन से वजूहात के बेस पे हम ये करते हैं। तो पहले इसमें हमारे पास आता है कि स्टडी हैव शोन प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया एवल्यूएशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ, मतलब क्या क्या फ़ायदे जो हमें मिलते हैं। उसमें पहले आता है पेशेंट का क्या फ़ायदा है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को क्या फ़ायदा मिलता है, सर्जन को क्या फ़ायदा मिलता है और हॉस्पिटल को क्या क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे और इसके मतलब जो प्री ऑपरेटिव एवोल्यूशन करते हैं उसके क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या क्या फ़ायदे जो है वो पेशेंट को जाते हैं, क्या क्या फ़ायदे जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को जाते हैं, क्या क्या फ़ायदे सर्जन को जाते हैं, क्या क्या फ़ायदे हॉस्पिटल को जाते हैं, ये सारे जो है हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले आता है फॉर पेशेंट्स, मतलब एक पेशेंट को प्री ऑपरेटिव एवल्यूएशन का क्या फ़ायदा होता है। मतलब जब हम जाते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मेनली या फिर कोई और डॉक्टर जाता है, प्री ऑपरेटिव एवल्यूएशन करता है एक पेशेंट का, एग्जामिनेशन करता है एक पेशेंट का, तो उसको क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि जैसे ही हम विज़िट कर लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर विज़िट कर लेता है या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट विज़िट कर लेता है, तो उससे पेशेंट का एनजाइटी जो है ना वो कम हो जाता है। कैसे कम होता है? बाय ऑफरिंग पर्सनल केयर एंड कंफर्ट। जब आप एक पेशेंट के पास जाते हैं, उसके पास अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, खुद अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं ये हूँ, मैं इसलिए आया हूँ वगैरह वगैरह, तो उससे जो उसकी एनजाइटी थोड़ी बहुत रिलीज़ हो जाती है कि हाँ ये बंदा क्वालिफाइड है वगैरह, इन्फॉर्मेशन है, ख्याल रखेगा वगैरह वगैरह, तो उसे थोड़ी बहुत इसकी एनजाइटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। डेटा हैज़ शोन दैट preoperative evaluation by anesthesiologists decrease the incidence of anxiety more effectively than pharmacological anxiolysis। मतलब अगर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो विज़िट करता है एक पेशेंट के पास, ठीक है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एनजाइटी को ट्रीट करने के लिए एज़ कम्पेयर टू जब आप फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं एनजाइटी के लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसरिंग होती है, मतलब पेशेंट जो है वो क्वेश्चन करता है, वो आप आंसर देते हो और आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो पेशेंट आंसर दे देता है। एजुकेशन मिल जाती है रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, ऑप्शंस फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया भी। ठीक है, जब आप पेशेंट के साथ क्वेश्चनिंग करते हैं, ख़ुद इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ में ये बताते हैं कि एनेस्थीसिया क्या है क्या नहीं है, उसके डिफरेंट टाइप्स बताते हैं, तो उसे थोड़ी बहुत एजुकेशन भी मिल जाती है पेशेंट को रिगार्डिंग एनेस्थीसिया और डिफरेंट टाइप के एनेस्थीसिया के। और साथ में आप ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया जो हम पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो हम कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे। डिस्कस करते हैं मेडिकेशन एंड विच वंस दे शुड कंटिन्यू डिसकंटिन्यू प्री ऑपरेटिवली। आप उसमें मेडिकेशन का भी जिक्र कर लेते हैं, मतलब मेडिकेशन भी देख लेते हैं कि पेशेंट कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर रहा है करंटली और कौन कौन से उसने कंटिन्यू रखने हैं फॉर द टाइम ऑफ सर्जरी और कौन कौन से डिसकंटिन्यू उसने करने हैं। ठीक है, तो ये सब भी आप डिस्कस कर लेते हैं। डेटा इंडिकेट दैट प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ केयर कैन रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी। ठीक है, डेटा ये इंडिकेट, मतलब प्रीवियस रिसर्चेस ये इंडिकेट कर रही है जैसे प्री ऑपरेटिव विजिट्स हो जाते हैं या प्री ऑपरेटिव विजिट जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, रिसर्च बेस्ड वर्क है ये, मतलब जहाँ पे प्री ऑपरेटिव विजिट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है वहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव जो मॉर्बिडिटी के चांसेस है, जो मॉर्बिडिटीज़ के रेट है वो कम हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकेंड, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को क्या फ़ायदा होता है इसमें, लर्न फॉर पेशेंट मेडिकल कंडीशन विच माइट इन्फ्लुएंस एनेस्थीसिया मैनेजमेंट। इसमें यह होता है कि पेशेंट की कंडीशन, मेडिकल कंडीशन के बारे में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि पेशेंट किस कंडीशन में है, कौन कौन सी बीमारियां इसको है, कौन कौन सी कोमॉर्बिडिटीज़ इसको है, कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ इसको है,
जिसके जो कि इफ़ेक्ट कर सकती है आपके एनेस्थीसिया मैनेजमेंट को, जिसके बेस पे आप ये अपने लिए प्लानिंग कर लेते हैं, अपने लिए मेडिकेशन या फिर इक्विपमेंट्स तैयार कर लेते हैं जो कि आपको आपके मैनेजमेंट में आपके साथ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइस एनेस्थेटिक प्लेन प्रियर टू डे ऑफ सर्जरी। अच्छा, यहाँ पे क्या कहते हैं, आप एनेस्थीसिया प्लेन को जो है वो प्रियर टू डे ऑफ सर्जरी आप प्लान कर लेते हैं। मतलब कल सर्जरी है, आज जो है आप प्लानिंग कर लेते हैं कि इस पेशेंट के साथ हमने इस प्लान के थ्रू जाना है, ठीक है। अलाउ टाइम टू डिस्कस मेडिकल कंडीशन विद कंसल्टेंट और अदर फर्दर टेस्टिंग। इसमें आप पेशेंट को देख लेते हैं और उसकी कंडीशन को सर्जन के साथ या फिर बाकी टीम के साथ आप डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो भी आगाह हो जाए पेशेंट की कंडीशन से, और वो भी इस कंडीशन को देख के अपनी सर्जरी की प्लानिंग को चेंज या फिर फर्दर एवोल्यूशन कर सके इसमें। या फिर अगर आप के लिए फर्दर टेस्ट जो है आप पेशेंट से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास टाइम होता है, ठीक है। द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या हो जाता है कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का नॉलेज भी आ जाता है और पेशेंट का उसने एग्जामिनेशन कर लिया तो उसके पास एक्सपीरियंस भी साथ में आ जाता है, ठीक है। फॉर सर्जन एंड हॉस्पिटल डिक्रीज द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। यहाँ पे क्या हो जाता है, अब अगर आप प्री ऑपरेटिवली पूरा मैनेजमेंट कर लेते हैं, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ पीरी ऑपरेटिव केयर। मतलब जब आप पूरा एवोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पीरी ऑपरेटिव केयर जो है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है। मतलब आपसे मॉर्बिडिटी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी के चांसेस ज़्यादा कम हो जाते हैं, और आप एक प्लान के थ्रू जाते हैं जिसकी वजह से हर एक चीज़ सेट जाती है, ठीक है। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑन डे ऑफ सर्जरी। डे ऑफ सर्जरी की एफिशिएंसी जो होती है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। हर एक बंदे को अपने प्लान का पता होता है कि इस प्लान के थ्रू मैंने जाना है और इसके प्लान के थ्रू मैंने ये सब कुछ करना है, तो एफिशिएंसी ऑफ डे सर्जरी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है इसके साथ। डिक्रीज द नंबर ऑफ कैंसलेशन एंड डिले ऑफ द सर्जरी। अगर आप प्री ऑपरेटिव एवोल्यूशन कर लेते हैं, प्रॉपर चैनल के थ्रू आप चले जाते हैं, सारे टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं, सब कुछ आपको पता होता है, तो कैंसलेशन या डिले ऑफ सर्जरी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इसमें, ठीक है। क्योंकि आपने पेशेंट को फुली प्रिपेयर किया होता है, हर एक कंडीशन से आप अवेयर होते हैं, और सर्जन को सब कुछ पता होता है, तो एक टाइम दिया जाता है पेशेंट को, उसकी बेस पे सब कुछ होता है, जिसकी वजह से ना तो वो पेशेंट जो है उसकी सर्जरी कैंसिल होती है, ना ही उसकी सर्जरी जो है वो डिले होती है। अच्छा, उसके बाद आता है व्हाट शुड यू अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरी ऑपरेटिव विजिट। मतलब कह रहा है कि आपको क्या मिलता है प्री ऑपरेटिव विजिट में। व्हाट शुड बी प्री ऑपरेटिव विजिट, इसमें क्या होता है, आपको हिस्ट्री का पता चल जाता है, एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन का पता चल जाता है, इन्वेस्टिगेशन आप कर लेते हैं उसका भी पता चल जाता है, कार्डिक रिस्क असेसमेंट भी आप कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया जो है एप्लीकेबल टू सर्जरी, मतलब कौन सा टाइप ऑफ एनेस्थीसिया आपने अप्लाई करना है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, डिस्कस कर लेते हैं रिस्क एंड बेनिफिट्स एंड अल्टरनेटिव्स, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को, इन्वेसिव मॉनिटरिंग को, मतलब कौन कौन सी मॉनिटरिंग पेशेंट के साथ अटैच करनी है ड्यूरिंग सर्जरी, और इंस्ट्रक्शन दे देते हैं रिगार्डिंग मेडिकेशन, कौन सी कंटिन्यू रखनी है कौन सी नहीं करनी। डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया के लिए, कौन कौन सी एनाल्जेसिक एजेंट या कौन सा तरीका अप्लाई करना है पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट के लिए। फास्टिंग गाइडलाइंस भी आप दे देते हैं, पेशेंट का के कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर भी आप दे देते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके भी आंसर आपको मिल जाते हैं। फॉलो अप एनी लैब्स और फर्दर टेस्टिंग आफ्टर पेशेंट विजिट। पेशेंट का विजिट आपने कर लिया, आपने कुछ और लैब्स या इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आफ्टर सीइंग द पेशेंट यू शुड डॉक्यूमेंट एनेस्थीसिया प्लान ऑन द पीरी-ऑप फॉर्म। जैसे आप पेशेंट का विजिट कर लेते हैं ना, तो आपने डॉक्यूमेंट्स पे अपने एनेस्थीसिया प्लान को जो है वो लिखना होता है, वो आपने एक प्लान बनाना होता है कि इस प्लान के थ्रू मैंने जाना है और इस प्लान के थ्रू मैंने पेशेंट को गाइड करना है और इस प्लान के थ्रू मैंने पेशेंट को लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री में क्या आता है, हिस्ट्री में हम बेसिकली हु व्हेन एंड वेयर
ये मेन क्वेश्चन हमारे होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, मतलब ये होता है कि आपने पेशेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने हैं अगर वो दे सकता है तो, ठीक है। एज इन अदर फील्ड ऑफ मेडिसिन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑब्टेन अ थ्रू मेडिकल हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट। जैसे और फील्ड की तरह ये भी इम्पोर्टेंस रखती है कि आपने पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, इंक्लूड पास्ट मेडिकल मेडिकेशन, medical history, that is medication, allergy, social history, family history, a review of symptoms. In addition, history especially pertinent to post-operative, perioperative care include exercise tolerance, past experience of anesthesia, family history of problem with anesthesia, हिस्ट्री ऑफ डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने क्या करनी है, पेशेंट से पूछनी है कि ये चीज़ें आपको है या ये चीज़ें आपको नहीं है। एक्सपीरियंस हुआ है पहले एनेस्थीसिया का नहीं हुआ, एनेस्थीसिया पहले फैमिली में किसी को एनेस्थीसिया मिला है कि नहीं, अगर मिला है तो उसमें कोई प्रॉब्लम उसको तो नहीं आया। हिस्ट्री पूछते हैं डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन का, लेट सपोज का उसने प्रीवियस सर्जरी की है तो उसको ये पता होगा, मतलब डॉक्टर ने बताया होगा कि आपकी इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट थी, तो सेम टू सेम वो यहाँ भी बता सकता है कि हाँ मेरी इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट थी, डॉक्टर ने मुझे बताया था वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट से पूछनी है। यूज़ द प्री ऑफ एनेस्थीसिया फॉर्म टू गाइड योर हिस्ट्री, बट इन जनरल द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कवर्ड। आपने क्या करना है कि प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया फॉर्म को जो है फिल करना है हिस्ट्री के लिए, और कुछ चीज़ें जो है आपने कवर अप करनी है, जैसे जो कि आगे आ रही है। उसमें क्या आता है, HIP, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंटली पेशेंट को कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन कौन सी बीमारियों को सफ़र कर रहा है, कौन कौन सी बीमारी से वो सफ़र हो रहा है, ठीक है। तो सिम्टम्स आपने देखनी है, सर्जिकल डायग्नोसिस दैट में इम्पैक्ट्स एनेस्थीसिया केयर। अच्छा, वो चीज़ें आपने देखनी है कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो है आपकी एनेस्थीसिया केयर को जो है अफेक्ट कर दे। फॉर एग्जांपल द पेशेंट अंडरगोइंग सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आस्क अबाउट रीजन ऑफ मोशन ऑफ द नेक एंड एनी पोजिशन दैट exacerbate pain, help determine if the evacuation intubation may be necessary। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेट सपोज एक पेशेंट जो है उसकी सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी है, ठीक है। तो आपने क्या करनी है, रेंज ऑफ मोशन का पूछना है कि कितने रेंज ऑफ मोशन हम पेशेंट को दे सकते हैं, कौन कौन सा पोजीशन जो है हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि पेशेंट को जो है वो पेन कम हो और जो है इंट्यूबेशन में हमें मसला ना हो। लेट सपोज इंट्यूबेशन जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो फाइब्रो ऑप्टिक इंट्यूबेशन जो है आप कर सकते हैं, और वो नेसेसरी है या नहीं ये भी आप इंडिकेट कर सकते हैं इससे। इफ़ अ पेशेंट हैविंग hiatal hernia repair, it is important to ask about symptom of gastroesophageal reflux disease and severity। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेट सपोज एक पेशेंट को जो है हियाटल हर्निया रिपेयर की सर्जरी है, तो आपने पेशेंट से पूछना है कि आपको वॉमिटिंग का मसला तो नहीं है, अगर है तो कितना है। तो इससे आप ये इंडिकेट कर सकते हैं, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आपने एनेस्थीसिया प्लान में चेंज लाना है, आपने डिटरमाइन करना है कि इस चीज़ को RSI को कि वो नेसेसरी है कि नहीं है। सेम टू सेम बाकी जो है प्रेजेंस इलनेस की तरफ आपने देखना है और उसके मुताबिक जो है अपनी एनेस्थीसिया प्लान में चेंजेस लानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मतलब प्रीवियसली पेशेंट जो है कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन से सफ़र हो रहा है, ठीक है। इसमें अदर इलनेस और मेडिकल कंडीशन, एक्सरसाइज टॉलरेंस इम्पोर्टेंट एंड लेटर डिटरमाइन द कार्डिक स्टेटस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक्सरसाइज टॉलरेंस एक टेस्ट है जो कि यूज़ होता है कार्डिक स्टेटस या कार्डिक रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ कोएग्जिस्टेंट मेडिकल डिजीज़ मस्ट आल्सो बी आइडेंटिफाइड, मतलब कोएग्जिस्टेंट डिजीज़ जो है आपने मस्ट आइडेंटिफाई करने, क्योंकि वो जो है आपके एनेस्थीसिया प्लान को अफेक्ट कर सकता है। द मोस्ट रिलेवेंट सीवियस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़, ज़्यादातर जो आपने फोकस करनी है और ज़्यादातर जो रिलेवेंट है हमारे फील्ड के साथ, वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है वो रिलेटेड है।
Specific question should be done for example dyspnea, orthopnea, angina, exertional dyspnea etc. ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक है जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब डिसेप्निया हो गया, ऑर्थोपनिया हो गया, एंजाइना हो गया, एक्सर्शनल डिसेप्निया हो गया। ये जो है आपने स्पेसिफाइड होके पूछना है पेशेंट से। डायबिटिस मेलाइटिस, रीनल डिजीज़ या फिर लिवर डिजीज़ ये भी इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन ज़्यादातर आपके सीवीएस और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट करती है आपके एनेस्थीसिया को। पास सर्जिकल हिस्ट्री, इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि पेशेंट जो है एनेस्थीसिया से एक्सपोज हुआ है कि नहीं हुआ। लेट्स सपोज आप पेशेंट से पूछते हैं कि पहले आपकी सर्जरी हुई है कि नहीं। अगर वो येस करता है तो आप इंडिकेट कर रहे थे कि हाँ अगर सर्जरी हुई है तो कोई ना कोई एनेस्थीसिया तो उसको मिला होगा, तो मतलब इसका एनेस्थीसिया एक्सपोजर हुआ है। तब आप पूछते हैं कि कौन सी एनेस्थीसिया या कौन से टाइप का एनेस्थीसिया आपको मिला है। पोस्ट ऑपरेटिव हिस्ट्री इसमें इंक्लूड टाइप ऑफ एनेस्थीसिया एंड एनी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द एनेस्थीसिया और सर्जरी, एनी नॉन हिस्ट्री ऑफ डिफ़िकल्टी एयरवे या आई सर्जरी। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें को अखज़ कर लेते हैं। लेट सपोज एयरवे की सर्जरी हुई है तो आप डिफ़िकल्टी एयरवे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आई की सर्जरी हुई है तो बबल्स इन द आई आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू एनेस्थीसिया could include allergic reaction, prolonged skeletal muscle paralysis, delay awakening, nausea and vomiting, hoarseness और sore throat, एमाइल्जिया एंड पोस्ट पाइनल हेडेक। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन जो है वो रिलेट करती है एनेस्थीसिया के साथ, जिसमें एलर्जिक रिएक्शन आता है, प्रोलॉन्ग स्केलेटल मसल पैरालिसिस आता है, पेशेंट का लेट उठना, वोमिटिंग एंड नाजिया, हॉर्सनेसनेस, सोर थ्रोट, एमल्जिया और पोस्ट पाइनल हेडेक। ये सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेशन है किस चीज़ की, एनेस्थीसिया की, जो कि पेशेंट में वाज़े हो सकती है। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री क्या कोरिलेशन रखती है? फैमिली हिस्ट्री में हम ये देखते हैं, मतलब एक पेशेंट जो है उसकी फैमिली में कोई जो है प्रीवियसली एक्सपोज हुआ है एनेस्थीसिया को, तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आई है वो पॉसिबल है कि जो पेशेंट आप अभी अटेंड कर रहे हैं ना उसमें भी वो वाज़ेह हो। लेट्स सपोज प्रीवियसली एक पेशेंट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए एक्सपोज हुआ है, उसमें मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के साइन सिम्टम जो है वो वाज़ेह हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये पेशेंट जो है इसमें भी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के चांसेस हो। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें ट्रिगर करती है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को उनको कम से कम आपने यूज़ करना है। सेम टू सेम बाकी कॉम्प्लिकेशन, लेट सपोज एक पेशेंट जो है वो सक्सामिथुनियम के लिए वो ज़्यादा, मतलब उसमें जो है क्या होता है कि सक्सिनाइल कोलिन एपनिया जो है वो एक पेशेंट के पेरेंट्स में से किसी को हुआ है और उसके सन या फिर ग्रैंड सन जो है वो आपके लिए सर्जरी के लिए आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी सक्सिनाइल कोलिन एपनिया के चांसेस हो। तो आपने जो है मैनेजमेंट कुछ इस तरह करनी है कि ऐसी ड्रग्स जो है, मतलब वो ड्रग्स सक्सामिथोनियम उसकी रिप्लेसमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, जैसे लेट सपोज रोकोरुनियम हम यूज़ करते हैं, तो आपने वो यूज़ करनी है प्रिकॉशनरी तौर पे, ताकि पेशेंट जो है सक्सिनाइल कोलिन एपनिया में ना जाए आपसे। सेम टू सेम बाकी चीज़ें भी आपने देखनी है और उसके मुताबिक अपनी एनेस्थीसिया मैनेजमेंट को मॉडिफिकेशन करनी है उसमें। ड्रग हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन इंक्लूड OCT एंड हर्बल्स, मतलब कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है मेडिकेशन में। मैनी ड्रग्स एंड interact with anesthetic agents and are techniques used during anesthesia, but problems may occur with sudden withdrawal during perioperatively। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ज़्यादातर हमारे ड्रग्स जो है वो मतलब बाकी ड्रग्स जो है वो हमारे एनेस्थीसिया एजेंट्स के साथ क्या करते हैं, एनेस्थीसिया एजेंट्स या पे टेक्निक के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली विड्रॉ भी करते हैं तो वो भी पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव एजेंट लाइक AEC इनहिबिटर जो है वो प्रोड्यूस करती है हाइपोटेंसिव इफेक्ट में बी potentiated by anesthetic agent because of
लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये पोटेंशिएट हो सकती है एनेस्थेटिक एजेंट के साथ, क्योंकि उसका ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग होता है। हेलिसाइड ड्रग्स हैबिट, यहाँ पे क्या लिखा है, जो एक स्पेसिफाइड टेबल है स्मिथन का हेड में, उसमें सारे ड्रग्स के बारे में लिखा गया है कि ये चीज़ें जो है ये अफेक्ट करती है इन चीज़ों को। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। A history of allergy include type of reaction of specific substance must be sought whether it is drug, food or adhesive। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी जो है इंक्लूड करती टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पेसिफाइक सब्सटेंस है, मस्ट बी सॉट वेयर वेदर इट इज़ ड्रग, फूड और अदर एडहेसिव। मतलब आपने चीज़ों को वाज़िह करना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ जो है वो एलर्जिक रिएक्शन शो कर रही है और कौन से टाइप का रिएक्शन शो कर रही है। ठीक है, वो ड्रग्स है या फिर कोई और मटेरियल है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो जिससे पेशेंट जो है वो एलर्जिक है। एंड आल्सो आइडेंटिफाई एक्सटेंट नेचर एंड साइन एंड सिम्टम, और साथ में आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में शो होते हैं। आल्सो आइडेंटिफाई वेरियस एलर्जिक रिएक्शन टू एनेस्थेटिक एक्सपोजर, और साथ में ये भी आइडेंटिफाई करना है, लेट्स सपोज एक पेशेंट जो है वो एक्सपोज हुआ है एनेस्थीसिया को, और तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसके लिए सही नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसके लिए एलर्जी का ज़रिया बनती है, तो वो चीज़ें भी आपने आइडेंटिफाई करनी है, और ड्यूरिंग प्रोसीजर या फिर पीरी ऑपरेटिव प्रोसीजर में आपने वो यूज़ नहीं करनी। हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन जो है मतलब एक पेशेंट जो है लेट सपोज किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड है, लेट सपोज स्मोकिंग के लिए वो एडिक्टेड है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इंक्लूड पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, coronary and cerebral artery disease, chronic bronchitis and carcinoma of the lungs। मतलब लेट सपोज एक पेशेंट जो है प्रोलॉन्ग एक्सपोज है स्मोकिंग के लिए, तो वो इन मेडिकल स्टेट्स के लिए एक्सपोज होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास पहला आता है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, कोरोनरी एंड सेरेब्रल आर्टरी डिजीज़, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स। इसके लिए क्या होता है, एक्सपोज होता है पेशेंट। तो आपने इन सारी चीज़ों को भी आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अल्कोहल। लेट सपोज एक पेशेंट जो है वो अल्कोहल पी रहा है, अल्कोहल का एडिक्टेड है, सेकेंडरी ऑर्गन डैमेज इसमें हो सकता है, कार्डियोमायोपैथीज इसमें हो सकती है, पेनक्रियाटाइटिस में हो सकता है, गैस्ट्राइटिस उसमें हो सकता है, एंड आल्सो विथड्रॉल इफेक्ट भी इसमें हो सकता है। एक पेशेंट जो है उसने अचानक छोड़ दिया तो उसमें विड्रॉल इफ़ेक्ट जिससे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, और साथ में और भी वीकनेस वगैरह आ जाती है पेशेंट में, तो वो भी आपने साथ में नोट करना है और उसके मुताबिक अपने चीज़ें मैनेजमेंट आपने करनी है। ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें यह होता है कि पेशेंट जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी आप देखते हैं और गेस्टेशन ऑफ लाइफ को भी आप देखते हैं। इसके मुताबिक अपनी एनेस्थीसिया प्लेन को चेंज करता है, और साथ में अपने मेडिकेशन को भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें दो लाइफ आपके पास होते हैं, एक है बेबी और एक है मदर। दोनों को आपने क्या करना है, उसकी सेफ्टी की तरफ जाना है कि, और साथ में ये भी देखना है कि टाइप ऑफ सर्जरी कैसी है और कंडीशन क्या है पेशेंट का, तो उसके मुताबिक क्या करना है आपने अपनी मैनेजमेंट करनी है और पेशेंट की सिक्योरिटी की तरफ देखना है, और वो मेडिकेशन जो कि पेशेंट की गस्टेशंस को इफ़ेक्ट कर सकता है उसको आपने अवॉइड करना है। जो ड्रग्स सेफ़ होते हैं उसकी तरफ आपने जाना है, जो सेफ़ नहीं है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, और साथ में वो टेक्निक जो कि पेशेंट की कंडीशन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है उनको अवॉइड करना है, जो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो, जो कि पेशेंट की स्टेटस को, मतलब प्रेजेंट स्टेटस को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, उन टेक्निक्स को आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ लास्ट ओरल इनटेक, इसमें क्या होता है कि हम प्रीवियसली पूछते हैं पेशेंट से कि लास्ट टाइम आपने खाना कब खाया है। इसके ज़रिए हम फिर मैनेजमेंट करते हैं कि पेशेंट के साथ हमने कौन कौन सा प्रोसीजर, ईयरवे मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। इसमें मेनली जो ख़तरा होता है वो पल्मोनरी एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट का होता है। इवन
30 या 40 ml is associated with significant morbidity and mortality. 30 ml का फ्लूइड या 30 ml का कंटेंट जो है वो भी हमारे पास सवियर टाइप की मॉर्बिडिटी और मॉर्बिडिटी और साथ में मोर्टेलिटी जो है वो काज कर सकती है. फैक्टर predisposing to regurgitation and pulmonary respiration including inadequate anesthesia. मतलब कौन कौन सी फैक्टर जो है वो आपके पास रिगर्जिटेशन मतलब स्टमक से कंटेंट का वापस मुंह में आना और पल्मोनरी एस्पायरेशन और मुंह से जो है ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाना, इसको पल्मोनरी एस्पायरेशन कहते हैं. इसमें कौन कौन सी चीज़ें वो इंक्लूड होते हैं जो कि इन चीज़ों को लीड करती है. इसमें पहला क्या है, एनेडिक्वेट एनेस्थीसिया मतलब लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, डिफ़िकल्ट एयरवे, emergency surgery, full stomach and altered gestational motility. ठीक है, इसमें पहले हमारे पास जो आता है वो एनेडिक्वेट एनेस्थीसिया होता है. मतलब पेशेंट जो है वो लाइट है तो वो ज़्यादा एक्सपोज होता है किस चीज़ के लिए, रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी एस्पायरेशन के लिए. प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है कि आपका एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेशर जो है वो स्टमक पे एग्जर्ट होता है और सेम टू सेम स्टमक की जो कंप्रेशन की वजह से रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी एस्पायरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अच्छा, ओबेसिटी में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो ओबेस होता है, सेम टू सेम एक्सर्शन ऑफ प्रेशर ऑन स्टमक और वो लीड करता है रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी एस्पायरेशन को. डिफ़िकल्टी एयरवे, इसमें ये होता है कि आप जो है पेशेंट को सही से इंट्यूबेट नहीं कर पाते, सही से उसकी एयरवे जो है वो आप मैनेज नहीं कर पाते. और लेट सपोज एक पेशेंट जो है वो आप आरएसआई के थ्रू जा रहे हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी एयरवे अगर हुआ तो आरएसआई में भी आपके पास पल्मोनरी एस्पायरेशन और रिगर्जिटेशन का ख़तरा बढ़ जाता है. इमरजेंसी सर्जरी, उसमें ये होता है कि पेशेंट जो है आपके पास फुल स्टमक कंसिडर होता है. पेशेंट जो है आपको उसका स्टेटस का पता नहीं होता क्या खाया है उसने क्या नहीं खाया, तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं. सेम टू सेम फुल स्टमक ये इसमें रिपीट होता है. और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटेलिटी, अगर पेशेंट जो है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स का शिकार है या उसमें जो मूवमेंट होती है उसमें एबनॉर्मेलिटी है तो वो भी लीड करती है रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी एस्पायरेशन को. Fasting before anesthesia aim to reduce the volume of gastric content and enhance the risk should aspiration occur. अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम फास्टिंग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं एनेस्थीसिया में, हमारा एम क्या होता है कि हम जो है गैस्ट्रिक वॉल्यूम को कम करें को मतलब गैस्ट्रिक वॉल्यूम जो है वो स्टमक में कम से कम रहे और जो रिस्क होता है पल्मोनरी एस्पायरेशन का उसको जो है कम अवॉइड करें. ठीक है, मतलब हम जो है कोशिश करते हैं कि स्टमक से कंटेंट जो है वो निकला हुआ हो और स्टमक में कुछ भी ना हो जो कि हमारे पास फ़ायदा होता है किस चीज़ में, पेशेंट को अंडर करने में, और पेशेंट को भी फ़ायदा होता है कि उसमें ना रिगर्जिटेशन होती है ना फिर पल्मोनरी एस्पायरेशन होती है. अच्छा, गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी मतलब ये भी हमारे पास कोरिलेशन रखता है किस चीज़ के साथ, ये एनपीओ स्टेटस के साथ. क्लियर फ्लूइड इसमें पहले आता है कि क्लियर फ्लूइड हमारे पास कौन कौन सा है, वाटर, फ्रूट जूसेस विदाउट पल्प, क्लियर टी या ब्लैक कॉफ़ी आर एम्प्टीड फ्रॉम द स्टमक एन एक्सेप्शनल मैनर फ्रॉम हाफ लाइफ ऑफ 20 to 30 मिनट्स. मतलब ये सारी चीज़ें जो है 20 से 30 मिनट ऑफ हाफ लाइफ में ये जो है स्टमक से निकल जाती है. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होती है जिसमें ये भी टाइम ज़्यादा ले लेती है. लेट सपोज आपके स्टमक में कुछ मसला है या फिर आपकी इंटेस्टिनल ट्रैक में कुछ मसला है तो वो भी फिर यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले सकती है. दिस रिजल्ट इन कंप्लीट क्लियरेंस ऑफ विद इन 2 hours ऑफ इंजेक्शन. मतलब कंप्लीटली जो है आपके स्टमक से कंप्लीटली जो है ये 2 घंटे लेते हैं आपके स्टमक से निकलने में. मतलब अगर आपने लेट सपोज क्लियर फ्लूइड पिया है तो आपको 2 घंटे लगेंगे आपके स्टमक से फुली वॉश आउट होने के लिए. ठीक है, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम ऑफ सॉलिड इज़ मच स्लोअर देन फ्लूइड एंड ओवर मोर वेरिएबल. यहाँ पे कह रहा है कि सॉलिड कंटेंट का जो टाइमिंग है मतलब कितने जो सॉलिड कंटेंट जो है आपके स्टमक से अगर निकल रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू फ्लूइड, और वो टाइमिंग जो है वो वेरिएबल है. फूड विद अ हाई fats and meat content require 8 hours or longer to be empty from the stomach.
यहाँ पे कह रहे हैं जो फूड कंटेंट जिसमें हाईली फैट्स होता है और मीट होता है, तो उसमें 8 घंटे या उससे भी ज़्यादा लग सकता है कि वो आपके स्टमक से निकल जाए। वेयर इज़ द लाइट मील सच इज़ टोस्ट इज़ यूजुअली क्लियर एंड 4 hours। या फिर अगर आप लाइट मील ले रहे हैं, जैसे ब्रेड हुए वगैरह वगैरह, केक हुआ, तो उसमें 4 घंटे सिर्फ लगते हैं आपके स्टमक से वॉश आउट होने के लिए। मिल्क इज कंसिडर इज सॉलिड बिकॉज ऑफ द मैक्स इज गैस्ट्रिक जूसेस एट थिकन एंड कॉन्गल्स। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि मिल्क जो है उसको भी आप सॉलिड फूड में कंसीडर कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि वो आपके गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिल जाता है और ज़्यादा थिक हो जाता है, ठीक है, और वो भी फिर निकलने में ज़्यादा टाइम लेता है। लेट्स सपोज 4 to 6 hours भी वो ले सकता है। काउ मिल्क take up to 5 hours to empty from the stomach. Human breast milk has a lower fats and protein content and is emptier at faster rate. यहाँ पे कह रहे हैं कि गाय का जो मिल्क होता है वो 5 घंटे लेता है आपके स्टमक से निकलने के लिए, लेकिन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना, उसमें फैट्स और प्रोटीन्स की मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फास्ट रेट से निकलते हैं आपसे स्टमक से। मतलब लेट सपोज काऊ का मिल्क जो है वो 5 घंटे ले रहा है, तो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क जो है वो 4 घंटे लेता है आपके स्टमक से निकलने के लिए। अच्छा, फास्टिंग गाइडलाइंस और क्या क्या है जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी ने अप्लाई किए हैं। उसमें पहले क्या आता है कि क्लियर फ्लूइड के लिए आप 2 घंटे देंगे, ब्रेस्ट मिल्क के लिए आप 4 घंटे देंगे, लाइट मिल या इन्फेंट फार्मूला या अदर मिल्क के लिए आप 4 घंटे देंगे, और साथ में जो बाकी सॉलिड कंटेंट है उसके लिए आप 8 से ज़्यादा घंटे दे सकते हैं। अच्छा, डिले ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टियन टाइम क्यों होता है, मतलब गैस्ट्रिक एम्प्टियन टाइम में डिले क्यों आता है? इसमें पहले आता है डिले गैस्ट्रिक एम्प्टियन टाइम ड्यू टू मेटाबॉलिक काजेस। मतलब अगर मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपका ख़राब है, मतलब मेटाबॉलिक काजेस, इसमें पहले क्या आता है, पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस रीनल फेलियर सेप्सिस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ में चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़राब होती है और पेशेंट जो है उसका स्टमक जो है सही से काम नहीं करते, या फिर बाकी जो मेटाबॉलिक ऑर्गन है वो सही से काम नहीं करते, जिसकी वजह से खुराक जो है वो ज़्यादा जल्दी नहीं निकलता आपके स्टमक से। डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटेलिटी, आपकी गैस्ट्रिक मोटेलिटी जो है अगर वो डिक्रीज़ हुई है, उसमें सही मोशन नहीं होता, जो कि मेनली हेड इंजरी में होता है, तो उसमें भी आपके गैस्ट्रिक एम्प्टियन टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और पायरोलिक ऑब्स्ट्रक्शन अगर लेट सपोज है, पायलोरिक स्टेनोसिस अगर लेट सपोज है, तो उसमें भी खुराक जो है धीरे धीरे आपके वाल्व से या स्पेंक्चर से निकलता है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लेता है वो निकलने के लिए। विल प्राइमली इफेक्ट एम्प्टिंग ऑफ द सॉलिड्स। पहले पहले सबसे ज़्यादा जो है वो सॉलिड कंटेंट को इफेक्ट करता है, पर्टिकुलरली हाईली सेलुलोज फूड सच इज़ वेजिटेबल्स, ठीक है, मेनली जो है हाईली सेलुलोज फ्लूइड दैट इज वेजिटेबल, उनको ज़्यादातर इफेक्ट करता है। गैस्ट्रिक एम्प्टियन टाइम ऑफ क्लियर फ्लूइड इज अफेक्टेड ओनली इन एडवांस स्टेज। मतलब अगर पेशेंट जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है उसका GIT सिस्टम, तो तब ही क्लियर फ्लूइड का जो गैस्ट्रिक एम्प्टियन टाइम जो है वो इफेक्ट होता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में भी एसोसिएटेड विद डिले गैस्ट्रिक एम्प्टियम ऑफ सॉलिड बट एम्प्टिंग ऑफ लिक्विड इज नॉट अफेक्टेड। यहाँ पे कह रहा है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्सेस जो है मे बी एसोसिएट होता है किस चीज़ से, विद डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ऑफ सॉलिड्स। मतलब सॉलिड कंटेंट का अगर एम्प्टिंग टाइम जो है वो डिले हो रहा है, तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्सेस जो है वो एसोसिएट मतलब कोरिलेशन में है किस चीज़ के साथ, सॉलिड कंटेंट के साथ, लेकिन लिक्विड कंटेंट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। राइज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, मतलब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो अगर प्रेगनेंसी या फिर ओबेसिटी है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, तो वो भी आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टियन टाइम को क्या करता है, इफेक्ट करता है। सेम टू सेम ओपियोइड काज मार्क डिले इन गैस्ट्रिक एम्प्टियन टाइम। ओपियोइड भी है आपको आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टियन टाइम को डिले कर सकता है बाय अफेक्टिंग यूर GIT। अच्छा, डिले गैस्ट्रिक एम्प्टियन टाइम में और क्या आता है, ट्रॉमा डिले गैस्ट्रिक एम्प्टियन टाइम, the time interval between the last oral intake and injury is considered as the fasting period। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लास्ट intake जो आपने किया है और साथ में ट्रामा जब हुआ है,
तो वो गैप जो है आपका फास्टिंग पीरियड है, ठीक है। एंजाइटी हैज़ नॉट बीन शोन टू हैव एनी कंसिस्टेंट इफेक्ट ऑन गैस्ट्रिक एम्पटियम टाइम। एंजाइटी जो है आपकी गैस्ट्रिक एम्पटियम टाइम को के ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं है। मतलब अगर आप एंजाइटी में है, अगर आपके पेशेंट जो है वो एंजाइटी में है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता आपके गैस्ट्रिक एम्पटियम टाइम को। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ओएसए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसमें जो है हम पेशेंट के ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को देखते हैं, जिसमें कौन सा पेशेंट जो है वो हायर इंसिडेंस के लिए है, जिसकी वजह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो उसका एयरवे जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है या नहीं। The current recommendation are they should have carefully observed in post-operative period. Current recommendation जो है are they should be carefully observed in post-operative period। मतलब जो रिकमेंडेशन है उसके बेस पे अगर आप जाएंगे तो पेशेंट को जो है पोस्ट ऑपरेटिवली आपने केयरफुली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस इज पॉलीसोमोनोग्राफी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि ओएसए के लिए हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकें कि पेशेंट जो है कौन से लेवल पे है। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी इन एवरी स्टेप, द यूज़ ऑफ स्क्रीन टूल सच इज़ बेरिलियम और स्टॉप बैंक क्वेश्चनियर आर सपोर्टिव। यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो है हमारे पास मतलब कुछ चीज़ें जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से हम ये दो टेस्ट जो है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये यूज़ करते हैं इस पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें हमारे पास बेरिलियम एंड स्टॉप बैंक क्वेश्चनियर जो है वो हम फॉलो करते हैं, जो कि आगे आ रहा है। अच्छा, स्टॉप बैंक टेस्ट हमारे पास क्या है, स्टॉप से हमारे पास की मतलब जो एक एक वर्ड है उससे अलग अलग वर्ड हम इंडिकेट करते हैं। इससे क्या आता है, स्नोर, टी से टायर्ड, ओ से ऑब्जर्व एंड पी से ब्लड प्रेशर। इस अगर पेशेंट जो है वो स्नोरिंग कर रहा है कि नहीं लाउडली, यस और नो। टायर्ड पेशेंट जो है फील कर रहा है टायर्ड, फिटीग आर स्लीपी ड्यूरिंग डे टाइम, यस और नो। ऑब्जर्व, हैज़ एनी ऑब्जर्व यू स्टॉप बीइंग ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीपिंग। मतलब पेशेंट से आपने पूछना है कि पेशेंट की सांस जो है वो स्लीपिंग के टाइम बंद होती है या नहीं। ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं। साथ में बैंक का भी आपने अप्लाई करना है, BANG, बैंक से बॉडी मास इंडेक्स, A से एज, N से N, G से जेंडर। B से अगर लेट्स सपोज बॉडी मास इंडेक्स उसका जो है 35 kg/m², उससे इंक्रीज़ है या नहीं, ये भी आपने पूछना है। एज जो है वो अगर लेट सपोज 50 से ज़्यादा है या नहीं, वो भी आपने पूछना है। नेक्स्ट सरकमफेरेंस जो है 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या नहीं, ये भी आपने पूछना है। और साथ में जेंडर, मतलब मेल है या नहीं। मेल जो है वो ज़्यादा प्रोन रहता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए एज कम्पेयर टू फीमेल। अब नीचे दिए गए हैं, नीचे अगर आपका पेशेंट जो है वो 3 से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए येस कर लेता है तो वो हाई रिस्क पे होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए। अगर वो 3 से कम क्वेश्चन के लिए येस देता है तो वो लो रिस्क पे होता है किस चीज़ के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए, ठीक है। अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म ऑन एवरी पेशेंट एडमिटेड फॉर सर्जरी एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल नोट्स। फिजिकल एग्जामिनेशन आपने हर एक पेशेंट का करना है जो कि सर्जरी के लिए आता है, और डॉक्यूमेंट्स आपने मतलब फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी आपने उसको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास आता क्या है, उसमें पहले हमारे पास वाइटल साइंस आते हैं, जिसमें हमारे पास पल्सेस, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ऑल शुड बी डॉक्यूमेंट्री। ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है। मतलब ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली तो आपने अपने साथ लिख लेनी है। पल्सेस कितनी है, रेस्पिरेशन कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है और बॉडी टेम्परेचर कितना है, ये सारे आपने अपने साथ लिखना है। उसके बाद क्या आता है, जनरल अपीयरेंस, वेट क्या था, वीकनेस क्या थी, वीकनेस थी या नहीं थी, अगर थी कहाँ पे थी, वगैरह वगैरह, ये आपने नोट करना है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब पेशेंट जो है माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, ये सारे चीज़ें आपने नोट करनी है। फ्लूइड बैलेंस, पेशेंट जो है हाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड है, ओवर हाइड्रेटेड है, ये भी आपने नोट करना है।
कंडीशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, कंडीशन ऑफ स्किन भी आपने देखना है, ड्राई है नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन ओरल वगैरह आपने देखना है कि पेशेंट जो है वो, इससे भी आप ये फ्लूइड स्टेटस को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जनरली आप अपीयरेंस इसको देखते हैं कि पेशेंट जो है किस स्टेट में है और किस स्टेट में आपके पास नहीं है, और ये सारी चीज़ें भी आपने अपने साथ नोट करनी है। अच्छा, एयरवे एग्जामिनेशन, एयरवे एग्जामिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट। जब हम प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो एयरवे एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, द पर्पस ऑफ दिस एवेल्युएशन इज़ टू प्रिडिक्ट एंड प्रिपेयर पॉसिबल डिफ़िकल्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ एयरवे। हम क्यों करते हैं? मेनली हम एनेस्थीसिया में ये चीज़ इसलिए करते हैं ताकि डिफ़िकल्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ एयरवे जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसकी पॉसिबिलिटी को डिक्रीज़ कर सकें, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज आपने पेशेंट की एयरवे एग्जामिनेशन कर ली, तो इसमें आपको पता चल गया कि एयरवे जो है वो डिफ़िकल्ट है, तो आप इसके लिए इक्विपमेंट्स वगैरह रेडी कर लेते हैं, या फिर आपको पता चल गया कि आप डिफ़िकल्ट नहीं है तो उसके मुताबिक आप फिर मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, ईयरवे एग्जामिनेशन, ईयरवे एग्जामिनेशन हम कौन कौन से तरीके से करते हैं? उसमें पहले हमारे पास मोबिलिटी ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, मतलब सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलिटी कितनी है, कितने डिग्री तक वो मोबाइल है, माउथ ओपनिंग कितनी है। एक नॉर्मल एडल्ट की जो है वो ग्रेटर देन 2 फिंगर या फिर 3 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, और उसके साथ थायरोमेंटल जॉइंट जो है उसकी मोबिलिटी कैसी है, सेंट्रल इंसिजर प्रोमिनेंसी कितनी है, थायरोमेंटल डिस्टेंस जो है वो नॉर्मल है कि नहीं, दैट इज़ 6.5, और टर्नोमेंटल डिस्टेंस जो है वो नॉर्मल 15 है, वो इतना है कि नहीं है। नॉर्मल चिन लेंथ एडल्ट का जो है वो ग्रेटर देन 2 फिंगर ब्रेथ होता है या 3 सेंटीमीटर होता है। तो आपने ये भी देखना है कि चेन जो है वो छोटी है या बड़ी है, ये भी आपने देखना है। इसके ज़रिए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एयरवे जो है वो डिफ़िकल्ट है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद और क्या आता है? नॉर्मल नेक फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन विदाउट पेन एंड प्रोस्थेसिस। अच्छा, पेशेंट के नेक की फ्लैक्शन और एक्सटेंशन भी आपने देखनी है कि उसमें अगर वो फ्लैक्शन और एक्सटेंशन हो रही है तो उसमें पेन वगैरह तो नहीं हो रहा उस पेशेंट को। एक्सेसिव मैंडिबुलर सॉफ्ट टिश्यूज़ ये भी आपने देखने हैं। शॉर्ट नेक का आपने देखना है। पोटेंसी ऑफ नेरीज ओपनिंग भी आपने देखनी है, मतलब सांस ले रहा है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ नोज़, या ओपनिंग जो है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है। लार्ज टंक जो कि हम और फेरेंजियल मायोपैथी क्लासिफिकेशन के साथ देखते हैं। एबिलिटी ऑफ प्रोग्नेथ ये भी आपने देखना है, और नैरो एंड हाई आर्च प्लेट ये भी आपने देखना है कि नहीं, मतलब उसका हार्ट पिलर जो है वो नैरो है या फिर ऊपर ज़्यादा तो नहीं है, तालू जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा ऊपर तो नहीं है या ज़्यादा नैरो तो नहीं है, ये भी आपने पेशेंट का देखना है। अच्छा, इन्फॉर्म द पेशेंट ऑफ द रियर पॉसिबल रिस्क ऑफ डेंटल इंजरी ड्यूरिंग इंटुबेशन। अच्छा, एयरवे एग्जामिनेशन जब आप करते हैं तो पेशेंट को इसके बारे में पूरा नोटिफाई करते हैं कि ये चीज़ होगा और उसमें ये चीज़ हो सकती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? डेंटल इंजरी आती है, मतलब दांत का टूट जाना ड्यूरिंग इंटुबेशन। आस्क अबाउट डेंचर रिमूवल ऑफ अप्लायंस एंड टेल देम they will have to remove them prior to the इंडक्शन। अच्छा, पेशेंट से आपने ये भी पूछना है कि उसने डेंचर वगैरह तो नहीं लगाई या फिर ऐसी दांत वगैरह का सेटअप तो नहीं किया कि वो रिमूव हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो आपने पेशेंट को ये बताना है कि आपने ये एनेस्थीसिया मतलब ये ओटी से आने से पहले इनको क्या करना है? रिमूव करना है। ऑलवेज डॉक्यूमेंट एनी लॉस चिप्ड और मिसिंग टीथ इन पीरियड ऑफ नोट सो दैट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डज नॉट गेट ब्लेम्ड। जो भी चीज़ लॉस होती है, ख़राब होती है या फिर मिस होती है, आपने सब चीज़ों को क्या करना है? डॉक्यूमेंट करना है, ताकि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पे ब्लेम ज़्यादा ना आए। मालम पट्टी क्लासिफिकेशन, मालम पट्टी एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसके ज़रिए हम एयरवे की एग्जामिनेशन करते हैं, और मेनली हम जो है इसमें टंग की साइज़ को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्लास 1, 2 एंड 3 एंड 4 आता है। क्लास 1 में हमारे पास क्या आता है? मतलब ये सबसे पहला क्लास है। इसमें विजुअलिटी ऑफ टॉन्सिल पिलर्स होती है, बेस ऑफ यूवेला जो है वो देखता है, सॉफ्ट पैलेट देखता है, हार्ड पैलेट देखता है, और टंग जो है वो विजुलाइज होता है मेनली सारा के सारा, ठीक है। तो इसमें जो है ये हमारे पास पहला क्लास है और इसमें हमारे पास सब चीज़ें जो है वो विजिबल होती है।
क्लास 2 में क्या होता है, पार्ट ऑफ यूवेला, थोड़ा सा यूवेला दिखता है, सॉफ्ट पैलेट इसमें दिखता है, हार्ड पैलेट दिखता है, टंग की विजुअलिटी होती है, ठीक है। क्लास 3 होता है, उसमें ओनली टंग, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट वगैरह इसकी विजुअलिटी होती है इसमें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि क्लास 4 हमारे पास आती है, ओनली टंग और हार्ड पैलेट की उसमें हमारे पास विजुअलिटी होती है। अच्छा, ये डायग्राम देखिए, इसमें हमारे पास क्लास 1, 2, 3 एंड 4 हमारे पास आए हैं। इसमें हमारे पास क्लास 1 जो है उसमें यूवेला, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और पैलेट साइज दिखाई देते हैं। क्लास 2 में जो है हमारे पास बेस ऑफ यूवेला, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट और टॉन्सिल पैलेट्स किसी हद तक दिखाई देते हैं। क्लास 3 में क्या होता है कि सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट सिर्फ दिखाई देता है, और क्लास 4 में ये होता है कि सिर्फ हार्ड पैलेट ही दिखाई देता है। ये और डायग्राम्स है, मतलब पहला जो है वो क्लास 1, दूसरा क्लास 2, तीसरा क्लास 4, तीसरा क्लास 3 और चौथा जो है क्लास 4 है। ये वाला क्लास 1, ये क्लास 2, ये क्लास 3 और ये जो है क्लास 4। तो इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि पेशेंट का एयरवे जो है वो डिफ़िकल्ट है या नॉर्मल है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लेरिंगोस्कोपिक व्यू जो हमारे पास में आता है, उसमें कॉरमार्क एंड लैंगहेंस क्लासिफिकेशन, जिसमें क्लास 1 में क्या होता है, एंटायर ग्लोटस हमारे पास देखता है। क्लास 2 में हमारे पास पोस्टीरियर कॉमेशर्स वगैरह दिखाई देते हैं, और क्लास 3 में हमारे पास टिप ऑफ एपिग्लॉटिस, और क्लास 4 में जो हमारे पास नो ग्लॉटिक स्ट्रक्चर की विजुअलिटी। मतलब सबसे ज़्यादा लाइट वन क्लास 1 है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वन जो है क्लास 4 है। डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन, हम कौन से पेशेंट को जो है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन कंसीडर करते हैं, उसमें ओपनिंग ऑफ माउथ जो है अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर है, लिमिटेशन ऑफ नेक मूवमेंट, मैग्नेटिनेशिया, प्रोट्रूजन ऑफ द टीथ एंड प्रोमिनेंस, शॉर्ट नेक या ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी अगर है तो इन पेशेंट को हम जो है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन कंसीडर करते हैं। अच्छा, एबनॉर्मल ईयरवे हम कौन से कंसीडर करते हैं, स्मॉल है अगर स्मॉल रिसेस चेन है, इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ नॉर्मली, इनएबिलिटी टू विजुअलाइज एट लास्ट अपर पार्ट ऑफ द यूवेला और टॉन्सिल्स विद माउथ ओपनिंग एंड टंग आउट। मतलब अगर टंग आउट है, माउथ फुल ओपन है और यूवेला जो है उसका पार्ट या फिर टॉन्सिल पिलर अगर दिखाई नहीं दे रहे तो वो भी एबनॉर्मल ईयरवे या डिफिकल्ट ईयरवे है। और जो है पैलेट वो ऊपर है, टॉन्सिल पिलर्स जो है उसकी हाइपरट्रॉफी हुई है, मतलब टॉन्सिल्स वगैरह उसके बने हैं। नेक हैज़ लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन या सिग्निफिकेंट ओबेसिटी ऑफ द फेस एंड नेक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम में हम क्या क्या देखते हैं, ब्रीथिंग रेट एंड आल्सो पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, एनी मॉइस्ट साउंड, वीज, कफ सिम्टम्स, निमोनिया, एम्फिसीमा, ट्यूबरक्लोसिस और ब्रोंकाइटिस। ये सारी चीज़ों को हम पीरी ऑपरेटिवली देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके मुताबिक हमने क्या करनी, फिर मैनेजमेंट करनी है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम क्या देखते हैं, हार्ट रेट, रिदम, मर्मर्स, ब्लड प्रेशर, पल्सेस, पेरिफेरल एडिमा, डिसेप्निया, वेन्स, साइन ऑफ हार्ट फेलियर, रेगुलर वेनस प्रेशर। इन चीज़ों को हम देखते हैं और इसकी चीज़ों के मुताबिक हम फिर क्या करते हैं, एनेस्थीसिया मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या देखते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नमनेस, पैरालिसिस, स्केलेटल मसल डिसफंक्शंस और साथ में कन्वर्जन। और कन्वर्जन के लिए जीसीएस का प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो कि बेस्ड होता है ऑन मोटर रिस्पॉन्स, वर्बल परफॉर्मेंस, आई ओपनिंग टू प्रेयर स्टिमुलेशन। दैट इज ग्लासोकोमा स्केल वाज डिजाइंड and should be used to assess the depth and duration of coma and impair consciousness. अच्छा, ग्लासोकोमा में पहले आई ओपनिंग अगर वो स्पॉन्टेनियसली ओपन कर रहा है तो 4 मार्क्स, साउंड के साथ ओपन कर रहा है 3 मार्क्स, प्रेशर के साथ ओपन कर रहा है तो 2 मार्क्स, बिल्कुल ओपन नहीं कर रहा तो 1 मार्क्स उसको हम देते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स जो है वो अगर ओरिएंटेड है, मतलब खुद बहुत बातें कर रहा है, 5 मार्क्स, कन्फ्यूज्ड है थोड़ा 4 मार्क्स, वर्ड्स जो है थोड़े थोड़े ले रहा है तो, और बाकी जो है कमांड नहीं है उस पर 3 मार्क्स, सिर्फ साउंड निकाल रहा है तो 2 मार्क्स, कुछ भी नहीं कर रहा तो 1 मार्क्स।
मोटर रिस्पॉन्स में ओबे कर रहा है बिल्कुल 6 मार्क्स, लोकलाइज्ड है 5 मार्क्स, एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है 4 मार्क्स, नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है 4 मार्क्स, एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है 3 मार्क्स, एक्सटेंशन सिर्फ कर रहा है 2 मार्क्स, बिल्कुल भी नहीं कर रहा तो 1 मार्क्स। अब ग्लॉसकोमा स्केल की तरफ जब आता है तो वो माइल्ड स्टेट में अगर पेशेंट है तो वो 13 से 15 मार्क्स अगर इसमें ले रहा है इन सारे ग्रेडिंग में तो वो माइल्ड में है। अगर वो 9 से 12 तक मार्क्स लेता है तो वो मॉडरेट है। अगर 3 से 8 तक मार्क्स ले लेता है तो वो सवियर स्टेज में है, मतलब सवियर एबनॉर्मेलिटी स्टेज में है, सवियर NCS के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, CNS के लिए। ये भी सारा के सारा आपका GCS सिस्टम यहाँ पे भी शो हुआ है। अच्छा, GIT में हम क्या देखते हैं, नाजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस, ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इनरोल है और कौन कौन सी चीज़ें से पेशेंट जो है वो सफ़र हो रहा है। यूरिनरी सिस्टम में हम पोलीयूरिया, पायूरिया, डिसयूरिया, हेमाचूरिया और इनकॉन्सिस्टेंसी, ये भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है और कौन कौन सी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम में हम डायबिटीज़, अदर एसोसिएटेड एंडोक्राइन डिसफंक्शन और थायराइड फंक्शन को देखते हैं। मिसली और क्या क्या एग्जामिनेशन इसमें आता है, इसमें हमारे पास आई की एग्जामिनेशन, ईयर की एग्जामिनेशन, एक्सट्रीमिटीज़, क्लोडिकेशंस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, अर्थराइटिस और स्किन एग्जामिनेशन जिसमें हमारे पास रेशेस, वुंड या फिर इन्फेक्शन वगैरह देख लेते हैं, प्रोस्थेसिस, FNE, आई ग्लासेस, कंटेक्ट लेंस, हियरिंग एड्स और ऑर्नामेंट्स या रिंग्स वगैरह, ये चीज़ें भी हम देखते हैं पेशेंट के साथ कि ये चीज़ें तो है नहीं, अगर है तो साइड पे कर लेते हैं, नहीं है तो फिर अवॉइड करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या आता है, लोकल प्रोटोकॉल, रूटीन, प्री ऑपरेटिवली टेस्टिंग, दैट इज़ नाइस गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन आते हैं लैब वगैरह और बाकी सारे चीज़ों के लिए, तो वो हम स्लो पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। AAC के लिए भी अपना प्रोटोकॉल है, वो भी हम आगे जाके पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि सर्जरी रिलेटेड प्रिडिक्शन ऑफ हाई रिस्क ऑफ प्री ऑपरेटिव कार्डिक प्लस कॉम्प्लिकेशन, मतलब सर्जरी के ज़रिए हम कैसे इंडिकेट करते हैं कौन सी सर्जरी जो है वो कार्डिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन काज कर सकती है, या फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कौन कौन सी सर्जरी जो है वो हमारे पास लीड करती है और कॉम्प्लिकेशन को या फिर और मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को। हाई रिस्क प्रोसीजर्स में हमारे पास कौन सा आता है जिसमें कार्डिक कॉम्प्लिकेशन का रेट जो होता है वो 5% से ज़्यादा होता है, उसमें इमरजेंसी सर्जरीज, एओर्टिक या मेजर वास्कुलर सर्जरीज, प्रोलॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर विद large fluid shift or blood loss, unstable hemodynamic situations. इंटरमीडिएट रिस्क प्रोसीजर जिसमें कार्डिक कॉम्प्लिकेशन का रेट जो है 1 से लेकर 5% तक है, उसमें हमारे पास एब्डोमिनल या थोरेसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज, ENT सर्जरी, माइनर वास्कुलर सर्जरीज इंक्लूडिंग कैरोटिड एंडोथेरेक्टोमी या आर्थ्रोपेडिक सर्जरी या प्रोस्थेटिक सर्जरीज, प्रोस्टेक्टोमी, ये प्रोसीजर जो है हमारे पास इंटरमीडिएट रिस्क में होता है कार्डिक कॉम्प्लिकेशन के लिए। लो रिस्क प्रोसीजर जो कि कार्डिक कॉम्प्लिकेशन जिसमें ज़्यादातर कम रहती है 1% से, उसमें ब्रेस्ट सर्जरी, सुपरफिशियल सर्जरीज, आई सर्जरीज, एंडोस्कोपिक सर्जरी, प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज या एमोबुलेटरी सर्जरीज, वो सर्जरी जो कि डेली सर्जरी, मतलब पेशेंट जो है सुबह सर्जरी कर लेता है और दिन के टाइम ही घर को चला जाता है, ठीक है, तो उनमें कार्डिक कॉम्प्लिकेशन का रेट जो होता है ना वो 1% से भी कम होता है। अच्छा, ग्रेड वाइज इसको हम डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1 में माइनर, ग्रेड 2 में इंटरमीडिएट, ग्रेड 3 में मेजर और ग्रेड 4 में मेजर प्लस। ग्रेड 1 में मतलब लेट सपोज एक्सीजन ऑफ स्किन लेजन है, ड्रेनेज है, ब्रेस्ट एब्सेस, तो इसको हम ग्रेड 1 में ऐड करते हैं। ग्रेड 2 में इनग्वाइनल हर्निया, वेरिकोज वेन, टॉन्सिलेक्टोमी या आर्थ्रोस्कोपी, ये ग्रेड 2। ग्रेड 3 में हेस्ट्रेक्टोमी, TURP, लंबर डायसेक्शन, थायरॉइडेक्टोमी, ये ग्रेड 3। और ग्रेड 4 में हमारे पास जॉइंट रिप्लेसमेंट, थोरेसिक ऑपरेशन, कोलोनिक रिसेक्शन या रेडिकल नेक डायसेक्शन, ये ग्रेड 4 मतलब मेजर प्लस सर्जरीज में ये आता है। ऐसे गाइडलाइंस जो है हम फॉलो करते हैं पेशेंट की
हेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर ऐसे का जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऐसे क्लासिफिकेशन या गाइडलाइंस कैसी है और उसको हम कैसे फॉलो करते हैं एनेस्थीसिया के लिए। ठीक है, तो अभी तक के लेक्चर में अगर जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता है, अगर आपको किसी की चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो काइंडली मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।